नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। डोनाल्ड ट्रंप ने नई H1B वीजा पॉलिसी का ऐलान किया और कहा यह जा रहा है कि इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा झटका भारतीयों को लगेगा। भारतीयों को क्यों लगेगा? क्योंकि इस वीजा का सबसे ज्यादा जो फायदा उठाने वाले लोग थे वो भारतीय थे। H1B वीजा को लेकर अमेरिका में काम करने जाने वाले 73% जो औसतन आंकड़ा आया है 2023-24 का, कि जो 80,000 प्रतिवर्ष अमेरिका H1B वीज़ा बांटता था उसमें से 73% वीज़ा सिर्फ भारतीयों को मिलता था। उसके बाद 12% के आसपास चीन का नंबर था, फिर बाकी दूसरे देश और वो कतार में आते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये अच्छे से पता था कि हम अगर इस पॉलिसी का ऐलान करेंगे तो इसका नुकसान भारत को सबसे ज्यादा होगा। अब अचानक 2 दिन पहले तो नरेंद्र मोदी को अपना सबसे खास दोस्त बता रहे थे, भारत को अपना मित्र बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और यही नहीं, इससे पहले जब चुनाव हो रहा था अमेरिका में राष्ट्रपति का, उस दौरान भी भारत को अपना दोस्त और भारतीय वोटर्स को लुभाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। फिर ऐसा क्या हो गया? क्यों डोनाल्ड ट्रंप को H1B वीजा पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा और इससे भारत पर क्या असर होगा? हम आज इन सारी चीजों की जानकारी डिटेल में आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, समझिए कि H1B वीजा की पॉलिसी में बदलाव करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, व्हाइट हाउस में क्या कहा गया और क्या माहौल था उस वक्त। उसके बाद एक एक कड़ी आपको आगे समझाते हैं। Thank you, Mr. President. One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas. And तो आपने सुना, कुल मिलाकर $1,00,000 यानी करीब करीब अगर आज भारतीय रुपए के हिसाब से देखेंगे तो 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। H1B वीजा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन करता था? अमेरिका में जो IT प्रोफेशनल्स जाते थे वो और स्टूडेंट, ये दो तबका बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करता था। और अमेरिका में लोग पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो इसी वीजा के जरिए जाते थे। एक बार जब H1B वीजा बन जाए तो ये 6 साल के लिए वैलिड होता था और उसके बाद आप इसको एक्सटेंशन करवा सकते थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है कि हर साल आपको $1,00,000 देना पड़ेगा और हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, और जब आप रिन्यू करवाएंगे तब $1,00,000 आपको पे करना पड़ेगा। अब देखिए, उसमें एक चीज और है कि ये नियम उन लोगों पर लागू होगा जो उस वक्त, यानी कि जब 21 सितंबर आधी रात से ये फैसला लागू होगा उसके पहले तक अमेरिका में मौजूद हैं, उन पर लागू नहीं होगा। जो उस कट ऑफ डेट के बाद या टाइम के बाद अमेरिका में आएंगे उन पर ये लागू होगा। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं अमेरिका में, वो भी तो 1 साल बाद अपने वीजा को जब रिन्यू कराने जाएंगे तो उनको भी $1,00,000 चुकाना पड़ेगा। अभी इसी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपने जितने एम्प्लॉय हैं जो भारत के हैं या अमेरिका के बाहर के हैं, उनको एक मेल भेजा गया। उनको कहा गया कि आप फौरन 21 सितंबर शाम तक आप लौट आइए, किसी भी कीमत पर आप अमेरिका लौट आइए। अगर आप 21 सितंबर के बाद आते हैं
तो वो $1,00,000 कैसे चुकाना है ये आपकी जिम्मेदारी है। कंपनी चुकाएगी तो ये देखेगी कि आप उस काबिल हैं या नहीं हैं। अगर कंपनी को यानी माइक्रोसॉफ्ट की आपको जरूरत है तो माइक्रोसॉफ्ट पहले ये देखेगा कि हम $1,00,000 आपके लिए चुकाएं तो क्यों चुकाएं, क्या आप उस योग्य हैं, उसके बाद कंपनी विचार करेगी। वरना आप अपना रास्ता देख लीजिए, आप जो भी जिस हालात में फंसेंगे इसके जिम्मेदार आप होंगे। इसका मतलब कि अमेरिकी कंपनियां भी अब एक्शन लेना शुरू कर चुकी हैं। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जोड़ रहे हैं। पंकज, ऐसा तो नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं था कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत होने जा रहा है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है? डोनाल्ड ट्रंप को सब पता था और उन्होंने जानबूझकर किया है। सबसे पहले मैं कुछ आंकड़े दे देता हूं। इस साल 2.5 लाख लोगों ने H1B वीजा के लिए अप्लाई किया, सिर्फ इंडिया से। अभी जो आपने माइक्रोसॉफ्ट की चिट्ठी का वर्णन किया है ना, तो मैं देख रहा था कि 87,000 परिवार आए हुए हैं भारत, या तो शादियों की वजह से आए हुए हैं, त्योहारों के सीजन से वजह आए हुए हैं, छुट्टियों में आए हुए हैं। 87,000 परिवारों को 21 तारीख से पहले अमेरिका पहुंचना है। और इस आपदा में अवसर देखते हुए फ्लाइट्स ने अपने टिकट के प्राइसेस बढ़ा दिए। जितने इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उन्होंने टिकट के प्राइसेस बढ़ा दिए। यह एक तरह से पैनिक है जिसे क्रिएट करना डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था। अब मैं और इंटरेस्टिंग एक फैक्ट्स बताता हूं आपको। भारत के कुल टोटल ऑल ओवर इंडिया भारत के कुल 8,71,000 परिवार ऐसे हैं जो कि H1B वीजा से अमेरिका में। 8,71,000। अगर मिलियन में बात करें तो 0.9 मिलियन फैमिलीज जो हैं अमेरिका में। भारत में टोटल कितनी फैमिलीज है पता है? 320 मिलियन। 320 मिलियन में सिर्फ 0.9 मिलियन ही अमेरिका में H1B वीजा से। तो बहुत बड़ा आफत आ गया, आसमान टूट पड़ा, अब बेरोजगारी का संकट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पहली बात तो पैनिक करना बंद कर दिए। दूसरी बात कि सभी 8,71,000 को नहीं निकालने जा रहे हैं। हर किसी को निकाल ही देंगे तो फिर बचेगा क्या? पूरा आईटी तो मुश्किल से पड़ जाएगा अमेरिका का। हाँ, कोलैप्स हो जाएगा। तो मुश्किल से एक अनुमान के मुताबिक मुश्किल से 70 से 75,000 इंप्लॉय ऐसे होंगे जो निकाले जाएंगे। ठीक है, इन 70 से 75,000 में कम से कम 20,000 को अलग अलग देशों में ऑफर है। जैसे सिंगापुर ने अपने यहां के वीजा नियम में ढील देने की घोषणा कर दी है। कुछ को चाइना करेगा, कनाडा में बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें से 20-25,000 मुश्किल से 50,000 परिवारों की बात है। सिर्फ 50,000 परिवार। वो 50,000 परिवार भारत में आएंगे, वो सबके सब बेरोजगार नहीं रहेंगे। यहां भी तो आईटी सेक्टर में उनको कोई ना कोई जॉब देगा ही ना। हाँ। अब मैं और बड़ी बात कह रहा हूं। जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उन्होंने ऑफशोर बिजनेस में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। ऑफशोर बिजनेस का मतलब यह होता है कि आप हैं भारत में, काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए, बस ऑनलाइन अपने घर से बैठे काम कर रहे हैं, या फिर वो भारत में कोई एक दफ्तर खोले हुए हैं बेंगलोर में या हैदराबाद, वहां पे बुला के काम करवा रही। तो काम कर रहे हैं अमेरिकी कंपनियों के लिए, लेकिन यहां चूंकि उन्हें कम पैसा देना पड़ रहा है इसलिए आपसे वो काम ले रहे हैं। भारत में क्या हो रहा है ना कि वो 3 लाख महीना मान लिया आपको दे रहे हैं, उसी काम के लिए अगर आपको अमेरिका लेके जाते, वहां अपने दफ्तर में बैठाते, तो फैसिलिटीज प्लस कम से कम 8-10 लाख रुपया देना होता। तो वो कह रहे हैं कि अगर वही काम कम दामों में मिले तो फिर ये क्यों ले, वो ना लें। तो इसलिए वो जो 50,000 परिवार जिसको मैंने बताया ना, 50,000 में से 30 के आसपास, जो 30,000 के आसपास वो हैदराबाद, बेंगलोर, ये बहुत सारे शहरों में वो उन्हीं कंपनियों में काम करेंगे जो ऑफशोर बिजनेस है। एक और बड़ी बात मैं बता रहा हूं। अब बच गए 30,000, मान लिया कि 30,000 को कंज्यूम कर लिया 50,000 में से, अब बच गए 20,000। गूगल ने अपना सिलिकॉन वैली के बाद सबसे बड़ा ऑफिस अहमदाबाद में खोलने की घोषणा की है। वो मुद्रा वाला जो ये इलाका है ना, स्मार्ट सिटी, उसमें। हेलो, हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो मुद्रा वाला जो स्मार्ट सिटी मोदी जी ने बनाया है ना, उसमें सिलिकॉन वैली के बाद दूसरा सबसे बड़ा दफ्तर गूगल का वहां खुल रहा है। गूगल कंपनी में 65% इंप्लॉय इंडियन है।
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो अपने 65% कर्मचारियों को निकाल देगा, तो या तो आप बेवकूफ है या फिर पता नहीं सिचुएशन के बारे ये में। हम तो एडवाइजरी दिखा रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने भेजा है अपने सारे एम्प्लॉय को। हाँ। H1B वीजा धारक एम्प्लॉयज को जो छुट्टी पर है उनको भेजा गया है, जो छुट्टी पर हैं, और उनको इमीडिएट कहा गया है कि आप लौट आइए अमेरिका, क्योंकि 21 तारीख के बाद जो स्थिति बनेगी उसकी जिम्मेदार आप होंगे, कंपनी उसका कोई रिस्क नहीं लेगी। तो ये जी, साफ बिल्कुल। बोल दिया गया है। हाँ, अब मैं और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जो भी भारत में आएंगे, कहा यह जा रहा है कि वो अच्छे ब्रेन हैं जो गए थे, उनके पास एक्सपर्टीज है। उनमें से कुछ लोग यहां आके अपना पैसा, जब आएंगे तो पैसा भी साथ लेके आएंगे, जो उन्होंने जमा कर रखा है वो पैसा यहां के मार्केट में लगाएंगे। वो पैसा अपने घर की तिजोरी में तो रखेंगे नहीं। मान लिया कि 50,000 इंजीनियर आया जो बेरोजगार हो गया, वहां पे आया, तो सबसे पहले वो यहां आएगा। तो यहां आएगा, या तो वो कोई बिजनेस शुरू करेगा या वो अगली नौकरी देखेगा, तब तक अपने पैसे यहां के बैंक में रखेगा। तो कुछ मनी यहां के बैंक में भी आएंगे, और इनोवेशन करेगा, स्टार्टअप्स में वो दिमाग लगाएगा। तो कहा जा रहा है कि कुल मिला के ये नुकसान जो है उन कंपनियों के लिए ज्यादा है जो अमेरिका में बैठी हुई। पंकज जी, भारत को नुकसान कम है। आज जब ये सब कुछ हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया अहले सुबह ही, मतलब भारत के हिसाब से बहुत सुबह का वक्त था वो, तब नरेंद्र मोदी ने उसके कुछ घंटे बाद ना अमेरिका का नाम लिया, ना डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, लेकिन दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं वो भी बताऊं अपने दर्शकों को कि आज से और उसी वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत दोनों ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। अमेरिका के लिए पॉलिसी बदल दी है, और मतलब भारत को ये मलाल नहीं कि अमेरिका ने ऐसा कर दिया, भारत ने इसको अवसर की तरह देखा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनिए। कि आज भारत हर साल करीब $75 बिलियन यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को शिपिंग सर्विसेज के लिए देता है, किराया देता है। ये आज भारत का जितना डिफेंस बजट है, करीब करीब उतना पैसा किराए में दिया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, 7 दशकों में कितना पैसा हमने सिर्फ भाड़े के रूप में दूसरे देशों को दिया है। हमारे पैसों से विदेशों में लाखों नौकरियां बनी हैं। सोचिए, इतने सारे पैसे का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अगर पहले की सरकारें अपनी शिपिंग इंडस्ट्री पर लगाती, तो आज दुनिया हमारे जहाज इस्तेमाल कर रही होती, हमें लाखों करोड़ रुपए शिपिंग सर्विसेज के रूप में मिल रहे होते, और हमारे बच जाते वो तो अलग। भारत को अगर 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है, तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। चिप हो या शिप हो, हमें भारत में ही बनाना होगा, और भारतीय पैसों से दुनिया के कई देशों में नौकरियां पैदा हो रही हैं।
आज बिल्कुल। प्रधानमंत्री को ये बात, अगर 5 साल पहले भी वो ये बात कहते थे, लेकिन 5 साल पहले जब वो कहते थे तब लोग कहते थे कि अरे हटाओ, बस चुनावी भाषण है, चुनावी जुमला है। लोगों ने अगर उस वक्त सीरियस ले लिया होता तो आज डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद इतना हाय तौबा नहीं मचाना पड़ता। और वही मैं एक बात आज इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे रहा हूं अनुपम आपको। 2020 में भी जब कोविड का दौर आया ना, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने समझाया, लेकिन तब भी किसी ने समझा नहीं, क्योंकि लोग फंस जाते हैं, जो विपक्षी नैरेटिव बनाते हैं उसमें लोग फंस जाते हैं। जी पंकज जी। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे रहा हूं, अब समझिए। एक यूएस का डेवलपर, वो मंथली कॉस्ट में बता रहा हूं, वो $9,000 खर्च करवाता है पर मंथ। एक चाइनीज डेवलपर $3,000 में वो काम कर देता है। वियतनामीज डेवलपर वो $1,000 में काम कर देता है, और इंडियन डेवलपर $800 में काम करता है। उसी काम के लिए अगर अमेरिका का कोई एम्प्लॉय आप रखते हैं, अमेरिकन को रखते हैं, तो $9,000 पर मंथ लेगा, और अगर इंडियन रखते हैं तो $800 पर मंथ लेगा। अब कंपनियों को बताइए कि कंपनियों का घाटा है या हमारा घाटा है? क्योंकि हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, हमारे लोग जा रहे हैं वहां नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, यही हमारा सिर्फ है, या वो पैसे भेज रहे हैं जो कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा। उनका घाटा क्या है वो आप समझिए। एक बात प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। दुनिया का कोई भी डेवलप्ड कंट्री ये नहीं देखेगा आप कि दूसरे पे डिपेंडेंट हो और वो डेवलप भी हो। आज उन्होंने 2 बात कही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ वॉर, दोनों में यह बात साबित हो चुका है, और भारत धीरे धीरे ये चीजें जब समझेगा उसके बाद ही ये जो आज अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को गिराने के लिए कुछ भी कर दो, वो रुकेगा। दुनिया का कोई देश ऐसा करने की हिम्मत दोबारा नहीं जुटा पाएगा। बिल्कुल। और आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे हमारा कारगर हथियार क्या था? आकाश तीर। ये एक तरफ आप जितना परचेज कर रहे हैं दुनिया जहान से वो, और एक तरफ हमारा जो इंडिजिनियसली जो डेवलप है वो। आप किसी भी सेना के विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि स्वदेशी से बेहतर कोई तकनीक हो ही नहीं सकती डिफेंस सेक्टर में। ये अलग बात है कि 2014 से पहले ये देश AK-47 की गोलियां तक बाहर से मंगा रहा था। तो दर्शकों, और हम बताइए आपके क्यों ऊपर छोड़कर जाते हैं। हाँ, आपके ऊपर जब छोड़कर पहली जाते हैं। बार हाँ, जब पहली बार HAL के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो राहुल गांधी धरने पर बैठ गए थे कि HAL को बेच दिया। आजादी के बाद से हमेशा घाटे में चल रहा है HAL, आज फायदे में है। आप वो तो छोड़िए पंकज जी, राफेल के वक्त आपने देखा होगा, राफेल की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब राफेल को भारत में बनाने की बात चलने लगी, आज भी कहा है। तो राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा विरोध किया इस बात का कि जानबूझ के ऐसी कंपनियों को ठेका मिल रहा है जो पैसा खा जाएंगे। बिल्कुल। और आज भी कहा, ये H-1B वाले वीजा इशू पे राहुल गांधी का सिर्फ एक ही स्टैंड है कि भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है। अरे अमेरिका H-1B वीजा पे अपना रेट बढ़ा रहा है, प्राइसेस बढ़ा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री उसमें क्या करें? हमें तो इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, कैसे ओवरकम करना है, ये सोचना है। और मुझे तो ये लगता है कि राहुल गांधी अगर इस पर विचार कर लेते कि भाई H-1B वीजा लेकर लोगों को अमेरिका जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा देश पर तो उनकी पार्टी ने राज किया है, अगर इस पर विचार हो जाता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर है, एक और बड़ी खबर है, चलते चलते। अब H-1B वीजा पर तो इसने रेट बढ़ा ही दिया। अभी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो ग्रीन कार्ड हम जो देते हैं ना, वो फालतू है, कुछ दिनों के लिए इसे बंद करना पड़ेगा। कोई ग्रीन कार्ड हम नहीं, मतलब अमेरिका की नागरिकता भी नहीं मिलेगी। तो भैया अलग अलग देशों, दूसरे जिसको विदेश जाना है, जिसको विदेशी नागरिक बनना है, वो अलग अपने अपने देश ढूंढ ले कि कहां की नागरिकता के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अमेरिका तो अब नहीं देने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। दर्शकों, आपका इस पर क्या कहना है? नरेंद्र मोदी ने जो कहा उस पर क्या भारत को चलना चाहिए? क्या भारत के लिए अगली पॉलिसी यही होना चाहिए? तब हम अमेरिका को जवाब दे पाएंगे। जो भी आपका कहना हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।